हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम इस वीडियो में अपने ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भूकंप के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। ये भूकंप होता क्या है और इसके क्या क्या प्रकार है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर इसमें हम उन गतिविधियों को भी देखेंगे जो भूकंप के कारण हमारे धरातल पर होती है। सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल उठता है कि आखिर में ये भूकंप है क्या। भूकंप पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होने वाली कंपन है, जिससे भूकंपीय तरंगे, जिसे हम सिस्मेटिक वेव्स भी कहते हैं, उत्पन्न होती है और फिर ये हमारी पृथ्वी की सतह को हिलाने लगती है, जिसमें पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जैसी यहाँ पे कुछ तरंगे पाई जाती है। अगर हम अपने सरल भाषा में यहाँ पे कहें तो पृथ्वी की पपरपट्टी अथवा ऊपरी मेंटल में चट्टानों पर अत्यधिक तनाव पड़ने के बाद उनके अचानक टूटने या फिर खिसकने से उत्पन्न होने वाली कंपन को ही हम यहाँ पे भूकंप कह सकते हैं। भूकंप जब आती है तब उसमें हमें कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि एक भूकंप जब आती है तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ और वो उद्गम स्थान से फिर किस प्रकार वो हमारे धरातल पर पहुँची और वो धरातल का बिंदु क्या था जहाँ पे वो सबसे पहले पहुँची थी। तो ये हमारे कुछ भूकंप की शब्दावली है, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भूकंप का केंद्र यानी कि फोकस जिसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर, ये सबसे पहले जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर वो स्थान जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है और फिर यही सबसे पहले ऊर्जा की मुक्त यहाँ पे होती है। उसके बाद आता है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु पर जहाँ सबसे अधिक कंपन महसूस होती है, तो उस स्थान को हम कहते हैं एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र। जैसे कि इस डायग्राम में देखा जाए, यहाँ पर वो बिंदु है जहाँ से यहाँ पर हमारा जो भूकंप है उसकी शुरुआत होती है और इसे हम यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर वाले भाग को देखें तो यहाँ पे एपिक सेंटर होता है, यानी कि वो अधिकेंद्र जहाँ पर सबसे पहली बिंदु यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ से सीधी रेखा के द्वारा जो धरातल पर भूकंप को यहाँ पे दर्शाया था, और ये सबसे तेज गति वाला यहाँ पे माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वाला भाग देखें, इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं केंद्र बिंदु और इस वाले भाग को हम कह सकते हैं इसका अधिकेंद्र। अगला है भ्रंश। पृथ्वी की चट्टानों में बनी दरार जिसके दोनों ओर की चट्टानें खिसकने लगती है और फिर ये भ्रंश भी भूकंप का यहाँ पे एक तरीके से कारक के रूप में देखा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों के आपसी टकराव, अलग होने या फिर एक दूसरे के समांतर खिसकने से भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की जो गतिविधियाँ हैं, ये भूकंप को यहाँ पे आने के लिए एक तरीके से यहाँ पे माध्यम बन जाती है। और यहाँ पे अंत में अगर हम इसके परिमाण को देखें तो यहाँ पर भूकंप के द्वारा मुक्त ऊर्जा की मात्रा को ही हम परिमाण कहते हैं और ये रिएक्टर पैमाना तथा यहाँ पे मोमेंट ऑफ जो मैग्नीट्यूड है, ये स्केल से इसे हम यहाँ पे माप सकते हैं। तीव्रता। किसी स्थान पर भूकंप से हुए प्रभाव की मात्रा को यहाँ पे तीव्रता कहा जाता है और संशोधित मार्कली पैमाना के द्वारा इसे मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला एक यंत्र है और आफ्टरशॉक मुख्य भूकंप के बाद आने वाली छोटे छोटे झटकों को ये यहाँ पे मापता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भूकंप के प्रकार के बारे में। आखिर में ये भूकंप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर भूकंप के प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है विवर्तनिकी भूकंप, यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियों के द्वारा यहाँ पे किस प्रकार हमारे भूकंप का निर्माण होता है। अगर हम देखें यहाँ पे इस विधि को, प्लेट टेक्टोनिक की जो विधि है विवर्तनिकी भूकंप विधि, ये सबसे अधिक यहाँ पे सामान्य भाषा में अगर कहें तो ये
नॉर्मल एक गतिविधियाँ हैं, क्योंकि प्लेट यहाँ पर हमारे धरातल के नीचे जो है ये गति करते रहती है और उन गतियों के कारण ही ये भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व के लगभग यहाँ पर 90 से 95% भूकंप इसी प्रकार यहाँ पर होते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हिमालय, जापान और इंडोनेशिया का जो इलाका है, यहाँ पर प्लेटों के जो टेक्टोनिक है इसके वजह से ही यहाँ पर ये भूकंप जो है ये स्थिति पैदा होती है। अगला कारण देखा जाए तो वो है ज्वालामुखीय भूकंप। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये भूकंप जो है वो हमें दिखाई देता है। अपेक्षाकृत ये सीमित क्षेत्रों में होता है और प्रभाव भी यहाँ पे सीमित क्षेत्रों तक ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कारण देखा जाए तो ये ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद ही होता है। इसके बाद आता है धंसाव भूकंप। कभी कभी खदानों या फिर गुफाओं के धंसने से भी भूकंप की स्थिति पैदा होती है। ऐसा होता है कभी कभी हमारे धरातल के नीचे कुछ ऐसे भाग होते हैं जो, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए खनिजों का जब खदान यहाँ पे होता है तो फिर बड़ी मात्रा में गुफाओं को यहाँ पे बनाया जाता है और फिर अचानक धरातल के नीचे जो गतिविधियाँ होती है उसके वजह से जो हमारे भूभाग में जो खदान है वो धंस जाता है और उसके धंसने से ही यहाँ पे भूकंप आ जाती है। इसके बाद अगला कारण है मानव जनित भूकंप। हमारे जो इतने भी यहाँ पे धरातलीय भूमि है इसमें अलग अलग गतिविधियों के कारण भी भूकंप आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बांध। जब हम बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं तो फिर बड़ी मात्रा में यहाँ पे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। फिर है खनन, उसी प्रकार परमाणु परीक्षण, तेल और गैसों का उत्खनन, फ्रैंकिंग, ये सारे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण मानव जनित भूकंप यहाँ पर आते हैं, यानी कि मानव के क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले भूकंप। इसमें उदाहरण के रूप में देखा जाए तो महाराष्ट्र का जो कोयना वाला इलाका है यहाँ पर मानव जनित भूकंप देखने को मिलता है। गहराई के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर भूकंप को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है उथले भूकंप, जिसे 0 से लेकर के 70 किलोमीटर तक दर्शाया जाता है और ये सबसे अधिक विनाशकारी माना जाता है। उसके बाद आता है मध्य गहराई वाला, यानी कि 70 से लेकर के 300 किलोमीटर वाला इलाका। उसके बाद आता है मध्य गहराई वाले, उसके बाद आता है गहरे भूकंप, जिसमें ये 300 से 700 किलोमीटर तक का 700 किलोमीटर तक का भूकंपीय क्षेत्र इसमें आता है। और फिर इसमें जैसे कि सबडक्शन, ये वाले क्षेत्र इसमें शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप के कुछ प्राकृतिक कारण, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी का क्या क्या यहाँ पे प्रकार है। इसमें हम लोग देखेंगे अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरण सीमा के बारे में। ये कन्वर्जन क्या है, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे गतिविधियाँ हैं जो हमारे धरातल के नीचे होती है और ये प्लेट विवर्तनिकी का प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये एक यहाँ पर प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, और दोनों प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती है तब इसे हम डाइवर्जन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ से जो ज्वालामुखी है इसका उद्गार होता है और फिर बीच वाले इलाकों में ये यहाँ पर जमने लगता है और कटक का निर्माण करता है। फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर सरफेस वाला भूभाग बन जाता है। इसी प्रकार जब हम देखें कन्वर्जन वाला इलाका में, जब क्या होता है कि एक जो पार्ट है और दूसरा पार्ट ये एक दूसरे के नीचे जाने लगता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट्स हैं ये इस तरीके से यहाँ पे है, और जबकि ये जो दूसरा वाला भाग है ये इस तरीके से इसके नीचे में जा रहा है, यानी कि इनका यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि हमें ज्वालामुखी और कुछ हिमालय पर्वत जैसे कि हमारा निर्माण हुआ है तो इन्हीं गतिविधियों के कारण हुआ है। कन्वर्जन के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और जितनी भी यहाँ पे भूकंप का ये प्रकार भी देखने को यहाँ पर देखा जा सकता है। और साथ में यहाँ पर ज्वालामुखी जो है इसी के कारण यहाँ पे उत्पन्न होती है। फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक जो यहाँ पे जो भाग है प्लेट है
और दूसरा जो यहाँ पे प्लेट है वो एक दूसरे से यहाँ पे उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है, और ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी भूकंप आता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं जब हमारा यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो दो तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पहली स्थिति ये होती है कि एक महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी है और दूसरी महाभूप्रपट्टी, ये एक दोनों के यहाँ पे बीच में जैसे कि आपस में यहाँ पे टकराते हैं। ये एक महाद्वीपीय है और ये भी एक महाद्वीपीय यहाँ पे प्लेट्स है, और दोनों प्लेट्स यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे जो है कन्वर्जन कर रही है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर भूकंप देखने को मिलती है। उसी प्रकार जब कन्वर्जन दो अलग अलग प्लेट्स के बीच में होता है, जैसे कि एक यहाँ पे है महासागरीय प्लेट और दूसरी है यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट, जब दो अलग अलग प्लेटों के बीच में कन्वर्जन होता है तब इसमें अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का, और साथ में यहाँ पर जो पर्वत है इसका निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे एक अलग यहाँ पे डाइवर्जन, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा जब दो प्लेट आपस में दूर होती है। इस प्रकार हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से दो प्लेट यहाँ पे आपस से यहाँ पे दूर जा रही है, दूसरी में यहाँ पे एक दूसरे से किस प्रकार एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, जिससे हम यहाँ पे अभिसारी कहते हैं। और फिर है परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रक्रिया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पे जाना। ज्वालामुखी, मैग्मा की गतिविधियों के कारण भी कभी कभी ज्वालामुखी का यहाँ पे निर्माण होता है। जैसे कि हमारा जो धरातल है इसमें जो हमारा दुर्बलता मंडल है वो जब उसमें जो भी लावा है, मैग्मा है, ये जब धरातल के ऊपर आती है तो फिर आने की जो यहाँ पे कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे जो कुछ हद तक ऐसी भूभाग है जहाँ पे भूकंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जब आती है तो बहुत तीव्र गति से धरातल पर आती है। फिर है समस्थानिक यहाँ पे समायोजन, यानी कि हिम नदियों के यहाँ पे पिघलने के बाद कुछ भूपट्टियों का उठना भी यहाँ पे भूकंप का कारण बन सकता है। भ्रंशों का पुनः सक्रिय होना और उल्का पिंड का टकराना, ये कुछ ऐसे यहाँ पे कारक हैं जो कि भूकंप का कारण बन सकता है। उसी प्रकार मानव जनित कारण में हम लोगों ने देखा बांध, खनन, परमाणु परीक्षण, तेल और गैसों का निकासी और भूजल का अत्यधिक दोहन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मानव जनित गतिविधियों के अंदर शामिल हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के रूप में ये देखने को हमें दिखाई देता है, जिसे हम अलग अलग इसे भागों में बांटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हम इसे पी वेव्स के रूप में जानते हैं, यानी कि प्राइमरी वेव्स, जो सबसे तेज गति से ये धरातल पर पहुँचती है। और इसे अगर देखा जाए तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती है, और इसे हम संपीड़न तरंग भी कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार ये पहले तो एकदम सीधा आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ये सीधा जाती है, फिर इस तरीके से यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार इसे हम यहाँ पर नाम दिए हैं पी वेव्स, क्योंकि ये इस गतिविधियों से जब आती है तो ये सबसे पहले हमारे धरातल पर पहुँचती है और ये हाई डेंसिटी फिर लो डेंसिटी के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर आता है एस वेव, जिसे हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पी वेव्स के बाद हमारे धरातल पर पहुंचता है। ये दूसरी सबसे यहाँ पे दूसरी जो यहाँ पे वेव है उसके रूप में जानी जाती है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल ठोस माध्यम से ही चलती है। पी वेव्स की विशेषता थी कि वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर के चलती थी, लेकिन एस जो वेव है ये केवल और केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरेगी और ये द्रव में नहीं चलती है। इसे हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखा जाए ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है, और जिसके वजह से इसे जो है धरातल पर जाने में थोड़ा पी वेव्स की तरह यहाँ पे जो ये जल्दी नहीं पहुँच पाता है, उसकी अपेक्षा ये धीमी गति से यहाँ पे जाता है।
अब है हमारा दूसरा सतही तरंग, सरफेस वेव, जिसे हम लोग देखें यहाँ पे तो ये लव वेव्स और यहाँ पे रियल जो वेव है इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्षैतिज कंपन के रूप में जाना जाता है। और रिले वेव जो है ये समुद्री लहर जैसी गतिविधि के रूप में दिखाई देती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी वेव के रूप में पी वेव और एस वेव थी, और सरफेस वेव के रूप में एल वेव, और यहाँ पे जो रिले वेव है इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हमें आखिर में क्या क्या परिणाम मिले। भूकंप के तरंग से हमें अलग अलग यहाँ पे परिमाप मिले हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी की परत कैसी है, इसका पता हमें भूकंप की तरंग से ही पता चला है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती है, जबकि हमारा जो यहाँ पर एस तरंग है वो केवल और केवल ठोस मार्ग से होकर के गुजरती है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी परत कैसी है, ठोस है या फिर द्रव है। उसकी अलग अलग बनावटों के बारे में हमें इस वेव से ही पता चलेगा, जैसे कि हमें पता चलेगा पट्टी के बारे में, मेंटल के बारे में, बाह्यक और आंतरिक क्रोड के बारे में। बाह्यक क्रोड जो है ये द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि जो हमारा एस वेब है ये वहाँ तक नहीं जाता है, और हम जानते हैं कि जो हमारा एस वेब है वो केवल और केवल ठोस मार्ग से ही गुजरता है, और हमारा जो बाह्यक क्रोड है वो ठोस नहीं है बल्कि वो द्रव अवस्था में है, तो उस वाले इलाके में इस तरंग जो है वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस जो वेव है इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पृथ्वी की बनावट है ये कुछ हद तक ठोस है और कुछ हद तक द्रव के रूप में है। उसी प्रकार हमारा आंतरिक क्रोड जो ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि जो पी वेब है ये वहाँ तक पहुँच जाती है। पृथ्वी का घनत्व अंदर की ओर बढ़ते हुए जाता है, और विभिन्न असंततता का यहाँ पे हमें पता चला था, जैसे कि मोहरविक, गुटेनबर्ग, लेहमन और भी है कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम। तो ये जो है हमें इन वेव्स के कारण ही पता चला था, जैसे कि इसमें अभी और भी आएगा 2, और इसमें जैसे कि हम लोग अगर देखें कॉनरेड असंततता ये भी इसमें शामिल है। पी वेव्स के पैटर्न के बारे में भी हमें इससे पता चला, जैसे कि पी वेव जो है वो सबसे तेज है, और इसका जो यहाँ पे प्रसार है ये संपीड़न के रूप में है। संपीड़न और प्रसारण ये 2 तरीके से होता है, जैसे कि ये इस तरीके से बढ़ता है, फिर इस तरीके से संपीड़ित होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे संपीड़ित होता है। तो इस तरीके से इसकी जो यहाँ पे पैटर्न है वो बनी हुई है। सभी माध्यमों से होकर ये गुजरता है, ठोस, द्रव, गैस। पृथ्वी के केंद्र तक ये पूरा पहुँच जाता है, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरता है। बाह्य कोड में गति कम हो जाती है, और आंतरिक कोड में फिर से गति जो है वो बढ़ जाती है। एस वेब के पैटर्न के बारे में पता चला कि एस जो यहाँ पे वेब है ये केवल और केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरता है। बाह्य कोड में ये समाप्त हो जाती है, और इसी कारण वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बाह्य कोड जो है वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो पी वेव्स है इसका शैडो जोन ये सारे मार्गों में होकर गुजरती है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और इस प्रकार ये अलग अलग पैटर्न के रूप में बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर जो हमारा केंद्र है यानी कि जो क्रोड है इसकी ओर आती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपनी मार्ग को बदल देती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब तीव्र गति से आती है थोड़ा सा यहाँ पे इसका मार्ग बदल जाता है, और फिर इस प्रकार ये यहाँ पे पहुँच जाती है, और इसका शैडो जोन हमें दिखाई देता है। ये लगभग जो है यहाँ पे 105 से लेकर के 145 जो डिग्री है यहाँ तक इसका जो शैडो जोन बनता है, और इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी वेब है ये ठोस, द्रव और गैस ये तीनों मार्गों से होकर के गुजरता है। लेकिन अगर इसे हम दूसरे यहाँ पे डायग्राम में देखें जब एस वेब के बारे में, तो एस जो वेब है ये यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे ठोस मार्गों में ही गति कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर बीच वाले भागों में हमारा बाह्य क्रोड आता है जो एक द्रव अवस्था में है, तो ये द्रव अवस्था में यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाता है।
आंतरिक क्रोड हमारा जहाँ पे ठोस में है, लेकिन उसके बाह्य भाग में तो यहाँ पर बाह्य क्रोड है जो कि द्रव अवस्था में है, और जिस कारण ये यहाँ पे प्रवेश कर ही नहीं पाता है। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो हमारा बाह्य क्रोड है वो ठोस नहीं बल्कि द्रव अवस्था में है, और इसका शैडो जोन जो है यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमें पी वेव और एस वेव के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला कि कौन सा भाग ठोस है, कौन सा भाग द्रव में है। भूकंप के प्रभाव। अगर भूकंप आता है हमारे धरातल पर तो उसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि भूकंप के कारण हमें नए नए खनिजों का पता चलता है, भूजल स्रोत विकसित होता है और नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। साथ में वैज्ञानिकों की जानकारी का भी पता चलता है। जब भूकंप आता है तो वो थोड़ा विनाशकारी होता है और हमारे जो धरातल है इसे थोड़ा तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से खनिज जो है इसकी पहुंच हमें इनकी पहुंच तक आसानी से हम लोग जा सकते हैं। भूजल स्रोत का विकसित होने का मतलब है कि भूकंप के कारण अलग अलग बनावटी होना, नए स्थलाकृतियों का निर्माण होना। लेकिन यहाँ पे इसके नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि मानव जीवन का प्रभावित होना, मृत्यु, घायल, विस्थापन, ये सारी इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। आर्थिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो भवनों का विनाश हो जाता है, उद्योगों की क्षति होती है, परिवहन बाधित होता है और ये हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। पर्यावरण के रूप में देखा जाए तो भूस्खलन होती है, सुनामी, नदी का मार्ग में परिवर्तन होना, जंगलों को नुकसान पहुंचना, ये कुछ पर्यावरणीय यहाँ पे घटनाएं हैं। सामाजिक घटनाओं में देखा जाए तो पलायन होना, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, ये कुछ यहाँ पे सामाजिक स्तर पर समस्याएं हैं। विश्व में भूकंप का वितरण अगर देखा जाए तो हमारा जो भूकंपीय यहाँ पे क्षेत्र है लगभग 95% यहाँ पे जो है विश्व में पाया जाता है अलग अलग पट्टियों में, जिसमें सबसे पहले आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र, यानी कि प्रशांत अग्नि वलय। विश्व के लगभग 80% भूकंप इसी प्रशांत अग्नि वलय में आती है और इसमें जापान, इंडोनेशिया, चिली, अमेरिका का पश्चिम तट और फिलिस्पीन, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देखें, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लगातार ज्वालामुखी का यहाँ पे फटना देखने को मिलता है और लगातार यहाँ पे 80% तक का आंकड़ा दिया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होती है। फिर है भूमध्य सागरीय हिमालयी पट्टी। लगभग 15% का भूकंप हमें इस भूमध्य सागरीय पट्टियों में दिखाई देता है, जिसमें भारत, नेपाल, तुर्की, ईरान, इटली, ये सारे देश शामिल हैं। फिर है मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं, जिसमें अपसारी प्लेट सीमाएं और अपेक्षाकृत यहाँ पे देखा जाए तो ये कम विनाशकारी के रूप में हमें दिखाई देता है। हमारे भारत में भूकंप का वितरण यहाँ पे जोन के रूप में है, जिसमें हम लोग देखें तो जोन 2, 3, 4 और 5 के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। भूकंप यहाँ का जो जोन 5 है ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भाग, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार, कच्छ, ये सारे इलाकों में जोन 5 दिखाई देता है। जोन 4 दिल्ली, बिहार के कुछ भाग, पंजाब के कुछ भाग और हरियाणा वाले भाग में दिखाई देता है। उसी प्रकार जोन 3 केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले भागों में। जोन 2 जो है ये बहुत ही अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं इसे देख सकते हैं। इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, जैसे कि ये अभी ज्योग्राफी का है, फिर इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और भी अलग अलग सब्जेक्ट आएगी। थैंक यू।